हेलो एवरीवन, वेलकम इन लर्निंग विद बेसिक्स। लर्निंग विद बेसिक्स में आप सबका स्वागत करता हूं और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चल रहे प्लेलिस्ट में आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 3 पे हैं, जिसमें कि लेक्चर नंबर 1 में हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ, डेरिवेशन ये सब सीखे थे, प्रूफ सीखे थे बेसिकली, और फिर डिस्टेंस फार्मूला के कुछ बेसिक्स कांसेप्ट सीखे थे। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिस्टेंस फार्मूला के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं जो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड होते हैं। वो सारा प्रॉब्लम्स मैंने आपको सेकेंड लेक्चर में करा दिया था। तो अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर 1 लेक्चर 2 नहीं देखा है तो आप स्पेशली जाके उन दोनों लेक्चर्स को देखो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब फटाक से डिस्क्रिप्शन में जाओ, डिस्क्रिप्शन में जस्ट सबसे पहले जो लिंक मिलेगा वही प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। उस प्लेलिस्ट पे जाओ और सबसे पहले उन दोनों वीडियोस को देखो और फिर वापस कम बैक होके आओ और फिर प्रॉब्लम सीखो, जो कि अभी ये प्रॉब्लम जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे, आज हम लोग इस थर्ड वीडियो लेक्चर में इसको करने वाले हैं। इसके साथ साथ एक दो और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हम लोग देखने वाले हैं इसके ऊपर, फिर मैं आगे के टॉपिक्स पे मूव करूंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो एक पूरा प्लेलिस्ट होने वाला है, तो इसको आप कंटिन्यू करो। और उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और फिर वीडियो को देखो, पूरे मन से एंड तक देखो और क्वेश्चन के साथ बने रहो। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है यार, तो तुमको ही समझना है ना, तो फिर तुमको अच्छे से बनाना है क्वेश्चन। चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखते हैं कि कोई पॉइंट्स दिया हुआ है, 3 पॉइंट्स दिया है हम लोगों को। एक दिया है 2,4, एक दिया है 2,6 और एक दिया है 2 + √3। ये 3 पॉइंट्स दिए हैं हम लोगों को और ये किसके पॉइंट्स हैं? तीनों के तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के पॉइंट्स हैं। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है? हमको भैया कैलकुलेट करना है एरिया। हमको क्या कैलकुलेट करना है भैया? हमको कैलकुलेट करना है एरिया। तो मान लो कि पॉइंट्स जो है द गिवन पॉइंट्स में टाइम कमाए, सॉल्यूशन देखते हैं ना हम लोग। क्या पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ जरूरी है, थोड़ा मौज मस्ती भी होना चाहिए, लेकिन ठीक है, पढ़ाई इज मैंडेटरी, वो होना ही चाहिए। द गिवन पॉइंट्स आर, मान लो कि इसका नाम ए दे देते हैं पहला वाले का, तो ये 2,4 हो गया। दूसरे वाले का नाम बी दे देते हैं तो ये 2,6 हो गया। और तीसरे वाले का नाम सी दे देते हैं तो ये 2 + √3 हो गया। ये हम लोग अपने से एज्यूम करके चल रहे हैं, उसके हिसाब से मैंने आपको ये नाम दे दिया। ये क्यों? इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, उसमें जो ए पॉइंट है उसको मैंने बोला 2,4, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 4, b का x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 6 और c का x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट और 6 का x कोऑर्डिनेट 2 + √3 और y कोऑर्डिनेट, सॉरी यहाँ पे देखो y कोऑर्डिनेट मिस है इसका, 2 + √3 सिर्फ और सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में मेंशन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी था, मैं उसको दिखा देता हूं फिर से। 2 + √3 x कोऑर्डिनेट हो गया और 5 जो है सो इसका y कोऑर्डिनेट है। क्या है? 5 कितना है इसका? y कोऑर्डिनेट है। क्या है? 5 इसका y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे भी मेंशन कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे भी मेंशन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना? 5 जो आ जाएगा वो 5 आ जाएगा इसका y कोऑर्डिनेट। अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 × a², जहां पे a क्या होता है? साइड होता है। ये एरिया होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो अगर हमको साइड मिल जाएगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम लोगों को साइड मिल जाएगा तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको ये बात भी क्वेश्चन में मैं इंक्लूड करता हूं कि आपको ये बात प्रूफ करना है। ये बात प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के हैं। ये तो मुझे पता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के हैं, तो मैंने आपको लिख दिया कि पॉइंट्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कैलकुलेट इट्स एरिया, तो ये बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बता देता हूं कि अगर मैंने आपको क्वेश्चन में पहले क्लियरिफाई कर दिया है कि ये पॉइंट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल के हैं, तो आप लोगों को बस पॉइंट्स लिख लेना है। कोई एक साइड निकालो और कोई एक साइड निकाल के जो है तो आप आराम से इसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लोगे फटाक से। लेकिन अगर आपको प्रूफ करना होता कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, if we have to prove it is an equilateral triangle,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को होना चाहिए था कि ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, ये तीनों आना चाहिए। तो आप सबसे पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते, फिर बी सी का डिस्टेंस निकालते डिस्टेंस फॉर्मूला से, फिर ए सी का डिस्टेंस निकालते डिस्टेंस फॉर्मूला से, और तब कह देते। तो ऐसे करके देख लेना कि एक बार इक्विलेटरल है या नहीं। इट्स योरसेल्फ, चेक बाय योरसेल्फ, चेक बाय योरसेल्फ। ठीक है, खुद से एक बार चेक करो कि ये इक्विलेटरल है या नहीं है। चेक कर लो, वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करके चेक कर लो कि इक्विलेटरल है क्या नहीं। तब तक मैं रुका हूं और फिर उसके बाद मैं आपको एरिया कैलकुलेट करके दिखा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके देख लो। चलो ठीक है, हो गया, हमको लगता है देख लिए होगे वीडियो पॉज करके। तो अब हम लोग देखते हैं कि एरिया निकालना है। तो कोई एक साइड पकड़ लेते हैं, मान के चलो हम लोग ये साइड ले लेते हैं ए बी। तो ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो मान के चलो ये अपना x2 है, ये अपना मान के चलो x2 y2 है, ये अपना मान के चलो x1 y1 है, और ये अपना मान के चलो x3 y3 है। तो हम लोग ए बी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो x2 माइनस x1 मतलब कितना, 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, ये तो 0 हो गया और 6 में से 4 गया 2, 2 का होल स्क्वायर कितना आया, 6 माइनस 4 2, और 2 का होल स्क्वायर 4, और इसका अंडर रूट लेना होता है। तो 4 का अंडर रूट, तो मतलब ए बी का वैल्यू कितना आया 2, ए बी का वैल्यू कितना आया 2। अब ए बी का वैल्यू 2 आया, तो एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर बराबर √3/4। और साइड हमारा क्या निकल के आया था, यहाँ पे देखो साइड 2 निकल के आया था। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 कट गया, तो अंडर रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, और ये स्टैंडर्ड यूनिट्स होता है तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपना था ये क्वेश्चन एग्जांपल। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा कुछ प्रॉपर्टीज का, प्रॉपर्टीज। अब हम लोग किसका बात करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं क्योंकि उसी पे बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है अगला। तो थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यार, प्रॉपर्टीज ऑफ various types of properties of various types of quadrilaterals मतलब जिसके 4 साइड हो, 4 साइड से बॉन्डेड कोई एक डायग्राम को क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। इन जनरल क्वाड्रिलेटरल का यही डेफिनेशन होता है कि 4 साइड से बॉन्डेड हो तो उसको हम लोग प्लेन में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब एक क्वाड्रिलेटरल बहुत कुछ हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल एक रेक्टेंगल हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल एक स्क्वायर हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस हो सकता है, एक क्वाड्रिलेटरल एक रोम्बस भी हो सकता है। तो ये सब किसी ना किसी कंडीशन में होता है। ये सब का सब में क्या होता है, 4 साइड्स होते हैं, 4 साइड्स अवेलेबल, सबके सब में क्या होते हैं, 4 साइड अवेलेबल होते हैं। तो ये किस किस कंडीशन में होता है वो थोड़ा सा कंडीशन में आपको बता देता हूं। एक रेक्टेंगल, मान के चलो कि एक रेक्टेंगल, नेक्स्ट पेज में इसको करते हैं। एक रेक्टेंगल है, अगर एक रेक्टेंगल है तो एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं फटाक से। तो एक रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होना चाहिए, अपोजिट साइड्स बराबर होना चाहिए, और डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल्स भी इक्वल होना चाहिए। एक रेक्टेंगल जिसका अपोजिट साइड बराबर हो और उसका डायगोनल इक्वल हो उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलेंगे। स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, यही कंडीशन स्क्वायर के लिए पलट जाएगा। स्क्वायर के लिए क्या होगा, स्क्वायर के लिए डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए और चारों का चारों साइड भी बराबर होना चाहिए। ये आपको, ये सब क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स में आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एज अ रिवीजन करा रहा हूं ताकि अभी के क्वेश्चंस में, आने वाले क्वेश्चंस में आपको
थोड़ा भी परेशानी ना हो। तो ये क्या होना चाहिए, चारों का चारों साइड बराबर होना चाहिए, चारों का चारों साइड बराबर होना चाहिए, साथ ही साथ जो है सो हमारा डायगोनल्स भी बराबर होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम किसको बोलेंगे, पैरेललोग्राम हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम जिसमें कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे। अगर पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल क्यों नहीं बोलेंगे, पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल इसलिए नहीं बोलेंगे, देखो रेक्टेंगल में भी क्या होता है, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग रेक्टेंगल इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि डायगोनल नॉट इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल इक्वल नहीं होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये सब बेसिक कंडीशन था। अगर हम लोग रोम्बस का बात करें, रोम्बस का क्या स्पेशल कंडीशन है, रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है। रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस का चारों साइड बराबर होता है, और रोम्बस में चारों साइड बराबर होने के बाद भी क्या होता है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस इसलिए स्क्वायर नहीं हो पाया क्योंकि रोम्बस का डायगोनल बराबर नहीं होता है, रोम्बस का डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल नॉट इक्वल। तो ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू मैंने आपको क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर दे दिया, ये थोड़ा बहुत था ओवरव्यू अपॉन क्वाड्रिलेटरल्स, ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो गया क्वाड्रिलेटरल्स के ऊपर। अब हम लोग क्वाड्रिलेटरल रिलेटेड एग्जांपल करते हैं जिसका क्वेश्चन अभी आपके सामने तुरंत डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो आप देखो। तो ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो दैट द पॉइंट्स 1, 1, -1, 5, 7, 9 एंड 9, 5 टेकन इन दैट ऑर्डर आर द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। मतलब अगर इसको सेम ऑर्डर में लिया जाए, अगर मान के चलो इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी बोल देते हैं, तो इसी ऑर्डर में अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो जो क्वाड्रिलेटरल होगा उसको क्या प्रूफ करना है, हमको रेक्टेंगल प्रूफ करना है। मतलब ये सारा का सारा वर्टिसेस जो है तो एक रेक्टेंगल का वर्टिसेस है, ये हमको प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल होने के लिए कंडीशन अपोजिट साइड्स बराबर आना चाहिए और डायगोनल का लेंथ बराबर आना चाहिए। तो हम लोग सब साइड्स का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब हमको लेंथ मिल जाएगा उसका। तो हम लोग हर साइड्स का जो है जो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, हर साइड का डिस्टेंस मतलब हर साइड का लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे जो दिया गया वर्टेक्स है। जैसे मान के चलो ये अपना डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, जैसे मान के चलो ये अपना क्या बना लेते हैं, ये अपना डायग्राम बना लेते हैं। इसमें मान के चलो ये अपना A है, ये अपना क्या है, ये अपना मान के चलो A है 1,1, ये अपना B है -1,5, या फिर मैं B इसको ले लेता हूं चलो, क्योंकि सेम ऑर्डर में लेना है तो मैं इधर से ऑर्डर प्रेफर करता हूं, तो मैं इधर से ले लेता हूं। A B क्या है -1,5, C क्या है, C क्या है 7,9, C क्या है 7,9, और D क्या है अपना, D है 9,5। ये एक रैंडम डायग्राम मैंने बना लिया। अब हमको इसी ऑर्डर में देखना है, ठीक है, ये एक ऑर्डर मेंटेन करना है हम लोगों को। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगल ये होगा तो रेक्टेंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का दूरी और A और D के बीच का दूरी, B और C के बीच का दूरी बराबर होना चाहिए, फिर A और B के बीच का दूरी और D और C के बीच का दूरी बराबर होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो डायगोनल्स है BD और ये जो डायगोनल्स है AC, इन दोनों के बीच के पॉइंट्स का भी, इन दोनों का भी लेंथ क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसके लिए हम लोग AC कैलकुलेट करेंगे और BD कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही ऐसा आ गया तो मैं क्या करूं, अब हम लोग उसको समझ के छोड़ भी नहीं सकते थे क्वाड्रिलेटरल वाले प्रॉपर्टीज को। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं इसमें कर रहा हूं, बाकी उसके ऊपर एक दो एग्जांपल्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा लेक्चर 4 के अंदर। ठीक है, तो इसको फटाफट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अब ये आपका काम है, वीडियो का लेंथ चूंकि लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा
मूव करूंगा आगे, मैं सबसे पहले क्या फटाफट कैलकुलेट कर लूंगा, मैं ए बी का स्क्वायर कर, सबके डिस्टेंस का क्या भी निकाल लेते हैं, स्क्वायर निकाल लेते हैं, ताकि अंडर रूट वाला कहानी ना लगाना पड़े। डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर अंडर रूट हटाएंगे तो डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, तो अगर हमको ए बी निकालना है तो हम लोग ए बी निकाल लेते हैं। अब आप भी फटाफट ए बी निकालो और फिर सॉल्यूशन देखना उसके हिसाब से, ठीक है। तो हम लोग ए बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग देखें -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर, अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो -1 2, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 ये कितना हो जाएगा, -1 2, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया 20। तो ए बी का वैल्यू अपना कितना निकल के आया, अपना ए बी का वैल्यू निकल के आया √20। √20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 × 5, 4 × 5 को 4 को लिख सकते हैं 2, तो ये 2√5 यूनिट्स हो गया, ठीक है। ए बी स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग ए बी स्क्वायर के बाद क्या बोलते हैं कि हम लोग बी सी स्क्वायर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग बी सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो बी सी स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 7 - -1 का स्क्वायर और प्लस 9 - 5 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 - -1 कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 36, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 36, सॉरी 8 का स्क्वायर 64 और 64 प्लस 9 में से 5 गया तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो ये 64 प्लस 16 4 और 60 70 76 80, ये कितना हो गया 80, ये 80 हो गया। तो BC अगर कैलकुलेट करेंगे तो √ओवर का 80 मतलब √16 × 5 मतलब कि 4√5 यूनिट्स, कितना आया 4√5 यूनिट्स, मतलब हम लोग BC भी निकाल चुके हैं। ये देखो आप, दिस इंप्लाइज AB इक्वल्स टू इतना, दिस इंप्लाइज BC इक्वल्स टू इतना, तो AB भी हम लोग निकाल चुके हैं, BC भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग CD निकालते हैं। अब हम लोग क्या निकालते हैं, CD निकालते हैं। तो CD के लिए हम लोग किसमें से किसको घटाएंगे, CD 9 - 7 और 5 - 9, ठीक है। तो हम लोग अब CD निकालते हैं। तो CD का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, 9 - 7 का स्क्वायर, कोऑर्डिनेट आप एक बार मैच कर लेना अपने डायग्राम से, 5 माइनस, मैं सही नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यार प्रैक्टिस हो गया, इतना तो लिख ही सकते हैं, 9 - 7 का स्क्वायर प्लस 5 - 9 और 9 - 7 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4, 5 - 9 मतलब -4, 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया अपना यार 20 हो गया। तो CD, दिस इंप्लाइज CD इक्वल्स टू √20 इक्वल्स टू √4 × 5 इक्वल्स टू 2√5 यूनिट्स। तो CD भी निकाल लिए हम लोग। अब CD निकालने के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, CD निकालने के बाद हम लोग DA निकालते हैं, मतलब कि AD का स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। AD का स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 - 1 और 5 - 1, AD का स्क्वायर के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग AD का स्क्वायर निकालते हैं। AD का स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग करेंगे 9 - 1 का स्क्वायर। कितना मजेदार चीज है यार, कोऑर्डिनेट से ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं, कोऑर्डिनेट से ज्यादा आसान कुछ भी नहीं है, कोऑर्डिनेट से ज्यादा आसान चैप्टर। दिस इंप्लाइज AD बराबर √80 इक्वल्स टू √16 × 5 इक्वल्स टू 4/√5 यूनिट्स, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं, अगर इसको इक्वेशन नंबर 4 बोलता हूं, ठीक है, और प्रीवियस वाले को इसको अगर इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूं, अगर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 3 बोलता हूं और उसको इक्वेशन नंबर 4, तो देखो आप गौर से देखो, क्या AB का वैल्यू 2√5 यूनिट है, क्या AB का वैल्यू 2√5 यूनिट है, क्या CD का भी वैल्यू 2√5 यूनिट है, क्या CD का भी वैल्यू 2√5 यूनिट है, ठीक है। तो मतलब ये दोनों बराबर। अब देखो BC का वैल्यू 4√5 यूनिट है, BC का वैल्यू 4√5 यूनिट है, और क्या AD का वैल्यू भी 4√5 यूनिट है, क्या AD का वैल्यू भी 4√5 यूनिट है। तो मतलब एक कहानी तो भैया हो गया, अपना साइड्स तो बराबर हो गया। अब डायगोनल्स का बारी है, साइड्स तो बराबर हो गया, अब किसका बारी है, अब डायगोनल। मैंने पहले भी बोला वीडियो का लेंथ थोड़ा सा लंबा हो सकता है, प्लीज कोऑपरेट करना इसको, ठीक है। अब डायगोनल्स का बारी है, तो एक बार BD कैलकुलेट कर लेंगे, एक बार AC कैलकुलेट कर लेंगे। तो फटाक से हम लोग अब
अब फटाक से हम लोग अब कैलकुलेट कर लेते हैं अपना AC का स्क्वायर। किसका कैलकुलेट कर लेते हैं? AC का स्क्वायर। AC स्क्वायर फटाक से कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ AC स्क्वायर फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो AC स्क्वायर अपना क्या है? AC स्क्वायर अपना आ जाएगा, कोऑर्डिनेट्स आप अपने डायग्राम कॉपी से मैच करो, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 7 - 1 कितना हो जाएगा? 6, तो ये हो जाएगा 36, और 9 - 1 ये हो गया 8, ये हो गया 64, तो 69, ये हो गया 100। कितना हो गया? 100। तो AC इक्वल्स टू कितना हो गया? √100, और √100 कितना हो गया भाई? √100 10 यूनिट्स हो गया। कितना यूनिट्स हो गया? 10 यूनिट्स हो गया, क्योंकि उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। अब हम लोग AC निकाल लिए। अब AC निकालने का तो हम लोगों को BD निकालना है, तो हम लोग BD निकाल लेते हैं। अब हम लोग BD स्क्वायर कैलकुलेट कर लेते हैं। अब BD स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो BD स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए देखो, BD के स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए, BD स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए 9 - -1 क्या है? 9 - -1 का स्क्वायर, और प्लस, बार बार मुझे दिखाना पड़ रहा है, 9 - -1 का स्क्वायर, और प्लस 5 - 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 5 - 5 का स्क्वायर। तो ये तो कहानी कुछ नहीं है, ऐसा मिले तो क्या ही कहना। और 9 - -1 ये कितना हो गया? 100, और ये हो गया 0 इक्वल्स टू 100। दिस इंप्लाइज BD इक्वल्स टू √100 इक्वल्स टू कितना यूनिट्स? 10 यूनिट्स। अब आप ध्यान से देखो, क्या BD 10 यूनिट्स निकल के आया? क्या BD का वैल्यू 10 यूनिट्स निकल के आया? क्या AC का भी वैल्यू 10 यूनिट्स निकल के आया? मतलब क्या हुआ हमारा? मतलब हमारे डायग्राम में क्या डायगोनल्स के लेंथ भी बराबर होके आ गए? अगर डायगोनल्स भी बराबर है, अपोजिट साइड्स भी बराबर है, सिंस अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ and diagonals are also equal, hence it is a, अब पेन थोड़ा चेंज करके सुंदर से लिख लेते हैं ना, hence it is a rectangle। ठीक है, जोक्स अपार्ट, hence it is a rectangle। तो ये हम लोग देख लिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसके लिए कोई बात नहीं है, आप देख लो यार, मेहनत करने के लिए ही बने हो आप लोग, मेहनत नहीं करोगे तो कौन करेगा। और इसमें मजा भी आता होगा ना, ऐसे एनिमेट मतलब ऐसे डिजिटल प्रेजेंटेशन वाले वीडियोस को देखने में, सब तो अच्छा चीज है अभी तुम लोगों के लिए। चलो ठीक है, ये भी जोक्स अपार्ट, लगता है लॉट ऑफ एडिटिंग करना पड़ेगा इस वीडियोस में, खैर फिर जोक्स अपार्ट छोड़ो। चलो ठीक है, तो फिर देखते हैं, ये हम लोग देख लिए। अब इसी से रिलेटेड हम लोग 1-2 एग्जांपल्स और देखेंगे, वो मैं लेक्चर 4 के अंदर कवर अप करूंगा इसी वीडियोस में, जो कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रिलेटरल्स होगा इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर जरूर करते रहना। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम का पेज है हमारा लर्निंग विद बेसिक्स, उसको जाकर जरूर फॉलो करो, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टाइम को बिना गवाए हुए। चलो ठीक है, पढ़ो, बाय बाय, कीप लर्निंग।